तो आप जहाँ हैं हाँ, कोई तो। मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा, जी जो भी जी सूचना हो मैं आपको देता रहूंगा। जी ओम सर। ओम प्रणाम सर। राम। जी जी धन्यवाद। और मैं आगे, और भी हमारे भाई बहन का कोई सवाल है तो कृपया हैंड राइज करें। जी आदरणीय शरद भैया, मध्य प्रदेश से ये स्वागत है। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज के मुख्य अतिथि जी एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। मेरे भी छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है सर। इसमें जितने भी हमने देखे हैं एफपीओ, उनके कभी अध्यक्ष और सचिव नहीं बदलाते, वो हमेशा 10 साल से वही अध्यक्ष और वही सचिव है, ये सही है क्या? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन क्या बदल के, अगर क्या आपको लगता है कोई अच्छा है तो उसको बदलिए। अगर खराब कोई अध्यक्ष काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बदलना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ फरुखाबाद में कई लोग आपस में लड़ते रहे, वो कभी इधर बदला कभी उधर, कोई डायरेक्टर बदला कभी कोई बदला, और वो अंत में फ्लॉप हो गया। तो ये तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार है। अगर कोई अध्यक्ष नहीं बदल रहा है तो ठीक है, कोई नहीं बदल रहा है। अगर कोई बदल रहा है तो वो अच्छा बन के आए तब तो ठीक भी है। हमारे यहाँ जिनको बदला, 3 एफपीओ थे, वो आपस में हर मीटिंग में वो लड़ते थे। उनके डायरेक्टर्स बदल गए, उनके सीईओ बदल गए, लेकिन रहे वही ढाक के 3 पात। तो अपनी गलती देखनी है कहाँ पे है। ये अध्यक्ष बदलने और सचिव बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अच्छे के लिए बदलना है तब तो अच्छा है, ठीक है, बात है। लेकिन आप जबरदस्ती बदलना चाह रहे हैं कि हाँ नहीं 10 साल से नहीं है, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो नहीं बदलना चाहिए, मेरा जो मानना है। और अगर काम नहीं अच्छा कर रहे हैं तो तुरंत बदलना चाहिए। वो मेंबर्स के ऊपर है, वो मेंबर्स आते नहीं है। इसका पूरा वो मतलब एक संविधान है अच्छा तो। कार्य कर रहा है तो एक अध्यक्ष आजीवन भी रह सकता है, ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति को तो रहना ही चाहिए। जी जी। अगर उसको कोई बेहतर दिख रहा है तो बदल दीजिए उसे। अगर वो सब सदस्यों का के लिए सब परमिशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। सदस्य आते नहीं है, समस्या तो ये है ना, व्यवहारिक समस्याएं भी आती हैं, कैसे बदले। लेकिन तब तक मैं चाहूंगा ना बदलें जब तक वो अच्छा कार्य करे। जी सर, बहुत अच्छा। जी ओम प्रणाम। जी, और कोई प्रश्न? जी सर। सर उसमें जो बैंक खाता होता है उस कितने से खुलता है और कौन कौन उसका संचालन करता है? देखिए, इसमें करेंट अकाउंट खुलता है और 2 डायरेक्टर, 3 लोगों से खाता खुल, 3 सिग्नेचरी अथॉरिटी होती हैं। 2 ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी 2। उसमें आप एक सीईओ ले सकते हैं, 2 डायरेक्टर ले सकते हैं, तीनों डायरेक्टर ले सकते हैं। ये 3 डायरेक्टर या एक सीईओ आपका, इन तीनों से आपका खाता ऑपरेट हो और करेंट अकाउंट रहेगा। इसमें किसान किस जिले स्तर के, तहसील स्तर के या अन्य जिले के भी शामिल कर सकते हैं? देखिए, पहले तो आप अपना सोचिए कि ब्लॉक स्तर पे लें, आप अपने आसपास के किसानों को लें, फिर कहीं और के लें। क्योंकि आप एक एफपीओ बना रहे हैं, आप खेती उनसे करवाएंगे, आपको उनकी मार्केटिंग करनी होगी, तो आपके पास के ही जितने रहेंगे उतना अच्छा है। आप उन्हें जानते भी होंगे, अच्छी तरह उनसे परिचित भी होंगे, कैसे खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब जानते भी होंगे। तो मैं कहूँगा पहले अपने आसपास के लें, आसपास अपने गांव के आसपास के किसानों को जितना उनको लें, उसके बाद आप दायरा बढ़ाएं, वो आगे आसानी रहेगी आप। जी 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 धन्यवाद सर। आज सदन में आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी उपस्थित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर विनोद भट्ट जी से कि वो आए और हमारे आदरणीय हिमांशु गंगवार साहब से संवाद करने का कष्ट करेंगे। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। भाई साहब ने, हिमांशु भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और उन्होंने जमीनी हकीकत बता दी है।
4-5% ही एफपीओ बराबर काम कर रहे हैं और बाकी तो ग्रांट लेने के लिए और गोडाउन बांधने के लिए पैसा लेते हैं। जी मैं महाराष्ट्र में भी यही देख रहा हूँ, हमारे आसपास में भी जो एफपीओ है उसमें भी 4-5% जो है वही काम अच्छा कर रहे हैं, बाकी ग्रांट लेके अपने अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। हिमांशु भाई, मेरा सवाल है, आपसे जानकारी जानना चाहता हूँ। हमारे विदर्भ में एफपीओ का एक फेडरेशन बनाया है, जी क्योंकि इंडिविजुअल जो एफपीओ है उसको मार्केटिंग में बहुत दिक्कत आती है, तो उनका एक फेडरेशन बनाया और फेडरेशन बना के उनकी पहल चल रही है कि भाई कॉमन ब्रांड बनाए और कॉमन ब्रांड की तरफ अगर मार्केटिंग करते हैं तो सभी एफपीओ जो उसके अंदर में है उनको एक सहूलियत होगी। क्या आपका अनुभव बताइए, क्या ऐसा प्रयास और कहीं हुआ है, और ऐसा अगर प्रयास होता है तो उसका फायदा एफपीओ और उनके किसानों को मिलेगा? जी धन्यवाद। सर, ऐसा प्रयास हम लोग भी शुरू करना चाह रहे हैं। अभी 5-6 एमपीओ मिलके उनके पास जो ग्रांट है उसका एक सामूहिक रूप से उपयोग करना चाह रहे हैं और एक कॉमन ब्रांड बना के ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये मिलजुल के ही काम होगा। ये 15 लाख 20 लाख की आपको जो ग्रांट मिल जा रही है उससे बहुत ज्यादा बहुत काम नहीं कर पाएंगे। ये इकट्ठा हम जब करके काम करेंगे, जैसे हमने 5 एफपीओ मिला के हमारे पास 1.5 करोड़ हो गया, तो हम कुछ एक ब्रांड बना के और कुछ अपनी बड़े शहरों में कुछ छोटी सी दुकान लेके कुछ हम लोग काम कर सकते हैं। तो यही करना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं हो। ये सरकार पे पहल करना चाहिए कि हम एफपीओ को कुछ दुकानें दें बड़े बड़े शहरों में, कुछ वहाँ पे उनको और थोड़ी सुविधाएं दें। नहीं तो जो अच्छे एफपीओ काम कर रहे हैं उनको अपने साथ एक दूसरे के साथ जोड़ के करना पड़ेगा। हमारे यहाँ हरदोई और सीतापुर में कुछ लोगों ने ये काम किया है और करीब उनके पास 60 एफपीओ एक साथ वो काम कर रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास मशीनरी भी अच्छी हो गई, पैकिंग मशीनरी भी अच्छी हो गई, इक्विपमेंट बढ़िया हो गए, क्योंकि उन्होंने इकट्ठा काम कर लिया। अब मेरे पास 15-17 लाख की ग्रांट है, उससे मैं क्या क्या। ये आपका सोच बहुत अच्छी है और विचार बहुत अच्छा है, यही काम आगे बढ़ेगा। हाँ भाई साहब, और एक सुझाव था, मतलब मेरे मन में जो आता है, आमतौर पर क्या होता है कि बड़े शहरों में जो मेट्रो शहर है तो उसमें दुकानें खोलने के लिए कुछ लोगों को रियायत दी जाती है, फुटपाथ या उसके पास की जगह दिए जाते हैं। जैसा मैं नागपुर में रहता हूँ तो नागपुर में चर्मकार लोगों को, अपंग लोगों को, अफीज लोगों को कुछ दुकानें खोलने की जगह वो देते हैं। ऐसी जगह अगर कुछ एफपीओ को मार्केटिंग के लिए अगर दी गई तो निश्चित रूप से उनकी आउटलेट बढ़ेगी। नहीं तो यहाँ पे जो दिक्कत हो रही है कि एक दुकान नागपुर जैसे शहर में लेना तो उसकी पगड़ी और किराया वो सब, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी जगह जो है वो जगह यदि सरकार प्रदान करती है, स्टेट गवर्नमेंट या वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट, तो निश्चित रूप से मार्केटिंग के आउटलेट बढ़ेंगे। इस तरह से अगर कुछ प्रयास हुआ है या नहीं हुआ है तो ये करना चाहिए, ऐसा एक मेरा सुझाव है। सर आपका ये ओपिनियन। करना चाहिए। और हमारे लखनऊ में ये एक अपना बाजार है, वहाँ पे हम लोगों को सैटरडे संडे 2 दिन हमें जगह दे दी गई है, स्पेस दे दिया गया है। आप आइए, टेबल वगैरह उन्होंने लगा रखी हैं, आप आइए अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करिए और ग्राहक वहाँ आते हैं। 2018 से यहाँ लखनऊ में चल रहा है ऐसे ही, लेकिन वो एक छोटी सी जगह पे। ऐसे ही लखनऊ बड़ा शहर है, तो अगर हम 15-20 जगह हम अगर सरकार कर दे कि सैटरडे संडे यहाँ लगेगा, मंडे ट्यूसडे वहाँ आएगा, ऐसे अगर हम स्पेस दे दें किसानों को, एफपीओ को, तो समस्या बहुत समाप्त हो जाएगी। और दूसरा जो वही हम लोग मिलजुल के काम करें, एक ब्रांडिंग बना के काम करें, तो ये समस्याएं खत्म होगी। लेकिन सरकार अभी ये बातें हमें पहुंचानी होंगी, क्योंकि सरकार तो अपने उसमें घुरी रहती है, अधिकारियों से सीधी सीधी सपाट बात कह देता हूँ मैं कभी कभी, तो वो अपने मतलब की बात निकालते हैं। किसानों की बात वहां तक पहुंचना, हमारे प्रधानमंत्री तक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय कृषि मंत्री तक। अभी शिवराज सिंह चौहान जी को 19 अगस्त को हमारे लोगों की बैठक हुई थी, लखनऊ में आए थे, तो कुछ समस्याएं हम लोगों ने पहुंचाई हैं। जैसे जैविक कृषि में हम लोगों ने कुछ अपने समाधान की बात की है कि जितनी यूरिया डीयूपी पे सब्सिडी रासायनिक खेती वालों को मिलती है उतनी हमें दी जाए। गौपालन के लिए हमें कुछ सुविधा दी जाए, जैसे गौशाला वालों से आप गाय लाइए तो 50 रुपए देते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे ही जो भी देसी गाय पाल रहा है उसको हमें सुविधा दी जाए। सोलर गोबर गैस बनाने के लिए जैसे सोलर पैनल पे 90% की छूट है, सब्सिडी है, वैसे ही हमें सोलर हमारे बायोगैस बनाने के लिए हमें छूट दी जाए। ये काफी कुछ हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया था, हो सकता है कुछ इस पे काम हो। वैसे मुझे पहली बार लगा कि हमारा कोई
केंद्रीय कृषि मंत्री कुछ काम के आए हैं, वरना पहले तो दोनों तो सब मुझे तो ठीक नहीं। जी धन्यवाद। जी आदरणीय बीजी सिंह साहब सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो हमारे आदरणीय हिमांशु जी से संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय बीजी सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुन्नीलाल यादव जी। बहुत अच्छा संवाद चल रहा है और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के कई सुझाव जो आए हैं कि भाई जो महानगर है कवाल से दुकानें मिलें या फिर किसी विशेष कोटे से उनको इस तरह से सुविधा मिले ताकि वो अपने जैविक उत्पादों को तो लोग उत्पाद खाने में रुचि रखते हैं। अच्छी बात है। दरअसल न केवल किसानों को बल्कि जैसे मदर डेयरी है सफल है। आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है आवाज? जी जी जी। निश्चित रूप से अच्छे सुझाव हैं, लेकिन अभी जो कुछ कठिनाइयां बीच में आई थी या जिनकी चर्चा हमारे भाइयों ने बंधुओं ने की थी वो मुश्किलें हैं। सरकार में रहते हुए इन बातों का कटु अनुभव हम लोग भी करते रहे हैं और आप सब भी करते हैं। ये अच्छा सुझाव है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम मिल करके सब प्रयत्न करें, इसलिए कि कुरुक्षेत्र के पास अम्बाला में अम्बाला क्या एक किसान है कुरुक्षेत्र के पास, कुरुक्षेत्र क्या कहलाता है वो, तो उन्होंने क्या किया कि म्युनिसिपल कारपोरेशन में एक दुकान ले ली और वो अपना जाते रहे, हालांकि कोरोना काल में नहीं रहे। अद्भुत व्यक्ति हैं। कई बार इस तरह की चर्चा आई। ऐसे अनेक किसान हैं जिन लोगों ने इस तरह के प्रयास किए हैं और मुझे लग रहा है कि जो लोग भी इस कार्य में रुचि रखते हैं उनको सहयोग करना चाहिए हर राज्य में। और भाई मुन्नीलाल यादव अगर चाहें तो ऐसे उत्साही किसानों की एक सूची बना लें जो महानगरों में, वो चाहे मध्य प्रदेश में रह रहे हो, उत्तराखंड में रह रहे हो, उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, किसी राज्य में, किसी भी राज्य में रह रहे हो, तो संबंधित राज्य में हम एक दो लोगों की कमेटी बना करके अच्छे किसानों के लिए महानगरों में उपयुक्त जगह पर या तो अथॉरिटीज की हो या फिर महानगर पालिका नगर पालिका की हो, वहां दुकानें दिलवाई जा सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप सबका इतना समय लिया। सभी को प्रणाम। सर आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं और ये इंडिविजुअली प्रयास चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी कई लोग हैं जिन्होंने ये प्रयास किए हैं। कहीं पे जैसे हमारे एक मित्र हैं तराई ऑर्गेनिक्स करके हैं, उन्होंने लखनऊ में बटलर पैलेस के पास उन्होंने दुकान ली है, काम कर रहे हैं। कई लोगों की किसानों के जो जैविक उत्पाद हैं उनको वहाँ बेच रहे हैं। लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कब से इतने सालों से आप प्राकृतिक कृषि की बात कर रहे हो, सब कुछ हम इंडिविजुअल करेंगे तो फिर रासायनिक खेती वालों को भी सब्सिडी बंद कर दीजिए, दोनों को एक पड़ले में ले आइए। मेरा सिर्फ सुझाव ये रहता है कि भाई हमें बराबर कर दीजिए। आप हमें कुछ नहीं देना चाह रहे हैं तो उन्हें भी कुछ मत दीजिए, फिर देखते हैं कौन आगे निकलता है। रेस को एक कराइए। आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार का दायित्व तो है निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपना योगाहार कार्यक्रम चल रहा है और पूरी शक्ति के साथ चल रहा है, सामर्थ्य के साथ चल रहा है, दमखम के साथ चल रहा है और इसमें किसी भी सरकार का या किसी भी उद्योगपति का मुझे नहीं लग रहा कोई सहयोग है, लेकिन इतना बढ़िया कार्य कर रहा है। हम लोग चुन चुन करके लोगों को लाते हैं, सहयोग करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होगा। सरकारें में ही तो हम ही और आप बनाते हैं। अगर हमारी 5 लोगों की 5 पांडवों की एक समिति बन जाए इस कार्य के लिए, तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी बढ़ेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। और कोई भी सुखी तो है नहीं संसार में, न सरकार सुखी है। सरकार का मतलब क्या है? लोकतंत्र है।
आप कोई मंत्री है, कोई मंत्री है, हर तंत्र की खामियां और खूबियां हम सब जानते हैं। राजतंत्र था तो एक तरह की थी, अब प्रजातंत्र है तो अलग तरह की खामियां खूबियां हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छिद्रान्वेषण या दोषारोपण या किसी की खामियों को उजागर करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मिल के प्रयास करें और कुछ लोग तो सहयोग करेंगे। अभी देखिए, आप ही कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहे हैं, मिले थे आप लोग। जिन दिनों वो रणजीत को दिल्ली में रहते थे, मेरी तो उनसे कभी कभी भेंट होती थी। अच्छे आदमी हैं, तो जब कुछ कहते थे तो वो सुन आवाज लेते थे। कैसे क्या? धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशी, मैंने आपको बीच में टोका, आप अपनी बात जारी रखें। इस दिशा में प्रयास करेंगे। मुझे लग रहा है भाई मुन्नी लाल जी यादव अकेले इसके लिए सक्षम है। जिस दिन वो ठान लेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्य संपन्न हो जाएगा। बस उनको हनुमान की तरह बताना है कि आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। और उनकी शान में भाई दिनेश सेमवाल, यार ऐसे अनेक लोग हैं हमने समूह में, भाई डॉक्टर पवन कुमार जी, जिनके लिए वो अंगद वाली एक पंक्ति जो है वो रावण के दरबार में कहते हैं ना, सुन सठ सकसी चरण मम टारी, फिर राम सीता मैं हारी। अय दुष्ट, अगर तू मेरे पैर को हिला भी दे तो मैं सीता को हार जाऊंगा और राम लौट जाएंगे। तो ये शक्तियां हैं। मुझे लग रहा है भाई हिमांशु जी भी ये सब कर सकते हैं बिना किसी सहयोग के। और अच्छा तो सबको चाहिए ना। दुष्ट अपने आप हटेंगे जब अच्छाई आगे बढ़ जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जी धन्यवाद सर। आदरणीय हिमांशु गंगवार साहब, अनम्यूट कर ले, म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर ले सर जी। जी सर, मैं 16 सालों से लगा हुआ हूँ प्राकृतिक कृषि पे लिए। उसके बाद ही ये विचार आया है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। ये छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। मेरे पास करीब 250 ऐसे व्यक्ति हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन सबकी यही व्यथा है कि अकेले कब तक कैसे कार्य करें। अब समय आ गया है कि सामूहिक रूप से सरकार का सहयोग चाहिए। सर वो तो 10 किलोमीटर आगे हैं हमसे पहले ही, हम उनको कैसे पकड़ पाएंगे? उन्हें तो 2,500 रुपये 2,000 रुपये यूरिया पे सब्सिडी मिल रही है और 2,000 रुपये DAP में मिल रही है। हम उनको कैसे पकड़ सकते हैं सर? मैं छिद्रान्वेषण कभी नहीं करता हूँ, मैं वास्तविक समस्याओं पे बात करता हूँ। बहुत 16 साल का ये निष्कर्ष मैं बता रहा हूँ आपको कि हम उनको नहीं पकड़ सकते। हम उनको जैविक खेती करा भी नहीं सकते, क्यों? उनको तो यूरिया DAP डालनी, हर्बिसाइड डालनी, घर पे बैठ के ताश खेलना। हमें तो लेबर भी चाहिए, हम हर्बिसाइड डाल नहीं सकते, हमें निराई के लिए भी चाहिए, हमें गुड़ाई के लिए भी चाहिए, हमें बैलों का भी इस्तेमाल चाहिए जब हम सह फसली करते हैं, ट्रैक्टर नहीं चल सकता। बहुत समस्याएं हैं सर जो इंडिविजुअली बहुत मुश्किल है, इसलिए सरकार का सहयोग चाहिए। जी सर। जी जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, सादर आमंत्रित। ओम प्रणाम। आदरणीय सदन को सादर वंदन। आज के चीफ गेस्ट आदरणीय हिमांशु जी, आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा है। मेरा प्रश्न एक ही है, ओके, आवाज कट रही है आपकी जी। अब 10 बरस में जो मोदी सरकार से काम हो रहा है और आपके यहाँ उत्तर प्रदेश, हाँ, आपके यहाँ मुख्यमंत्री समझेगा कि क्या प्रगति के तरफ हमारा देश चल तो रहा ही है, अच्छा कार्य तो हो ही रहा है, लेकिन उसकी तुलना भी होनी चाहिए और लोगों के पास जानी चाहिए। ऐसा एक विचार मेरे मन में आया। लोगों को कब समझेगा कि पिछले 10 बरस कैसा कार्य था और अब इन 10 बरस कितना अच्छा कार्य किसानों के लिए हो रहा है। इसका थोड़ा ये होना चाहिए, लोगों के भीतर जाना चाहिए, तो राष्ट्र में जागृति आएगी। ऐसा विचार मेरे मन में आया। ओम प्रणाम। बाकी समस्या कुछ नहीं है मेरी। ओम। जी हिमांशु जी, म्यूट है आप, अनम्यूट कर ले प्लीज। हर बार म्यूट करना पड़ता है क्योंकि आवाज कटती है। सर हम लोग लोट पोट पढ़ा करते थे बचपन में, जो 50 के आसपास के हैं,
उसमें एक कहावत थी, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। लेकिन सर क्या करूं, बोलने की आदत है। अभी मैं योगी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन कबीर बाबा का एक दोहा भी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। सर समस्याएं तो बतानी पड़ेगी, तभी तो सरकार समाधान करेगी, इसलिए समस्याएं बताता हूँ। और समस्याएं हैं, अगर आप ग्रास रूट पे गांव में घूमें देखें तो समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। इस साल टेम्परेचर इतना बड़ा है कि मक्का में दाना नहीं पड़ा है, मूंगफली की पैदावार आधी हो गई है। इन समस्याओं का समाधान इंडिविजुअल किसान नहीं कर सकते, इसलिए हमें समस्याएं बतानी पड़ेगी। मैं मोदी भक्त हूँ, योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समस्याओं को रूबरू ना बताऊं, मंच से मैं बताता रहता हूँ, और इसीलिए लोग थोड़े नाराज रहते हैं, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं किसानों के हित में मैंने काम किया है, अपना जीवन दे दिया है, किसानों की समस्याएं मैं बताता रहता हूँ। बिल्ली के गले में अगर कोई घंटी बांधने के लिए काम नहीं कर सकता तो वो मैं करने को तैयार और करता रहूँ। धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, समस्याएं सरकार अपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम समस्याएं ना बताएं, अवगत ना कराएं, और ये हमारा कर्तव्य हो, वो हमें करना चाहिए। इसी दौर में मैं आदरणीय राकेश गौर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और हमारे आदरणीय हिमांशु जी से संवाद करने का कष्ट। नमस्कार सदन में ओम सभी को। मैं तो सर ऐसा कुछ नहीं था प्रश्न, मगर वो चर्चा चल रही थी प्राकृतिक खेती के ऊपर, तो मेरी भी यही राय थी कि जैसे केमिकल करने वालों को यूरिया और डीएपी सब पे सब्सिडी मिलती है, तो जैसे कि अपन खेती करते हैं प्राकृतिक, तो उसमें कोई सब्सिडी तो नहीं है, मगर फिर भी जैसे कि मान लो अपन किसी फसल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मतलब तो अब जैसे फसल 3 बार बोनी पड़ती है अपने को प्राकृतिक खेती करने के लिए, साल में 3 बार कोई फसल लगाते हैं, तो तीनों फसल का अपने को सर्टिफिकेशन कराने के लिए फीस लगती है। तो वो फीस एक अतिरिक्त भार है, मतलब प्राकृतिक खेती करने वालों को उसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि ये अपना पैसा नहीं लगे हर बार का। साल में एक बार तो ठीक है, मगर 3 फसल लेते हैं 3 बार सर्टिफिकेशन कराने के लिए, तो वो एक अतिरिक्त भार हो जाता है प्राकृतिक खेती पे। जी ओम जी। सर सभी अतिरिक्त भार है, हम लोग तो बस लगे हुए हैं, स्वयं स्वांता सुखाए के लिए हम लोग खेती कर रहे हैं। तो ये सब भार तो नहीं, ये सामान्य किसान नहीं ले सकता है। 6,000 रुपए की फीस साल भर में, अगर आपके पास 1 एकड़ खेत है तो बहुत है। पहले 14,000 रुपए लगती थी, अब कुछ घट गई है, 6,500 रुपए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लगती। आपका सुझाव बहुत ही वाजिब, यही सुझाव मैं देता रहता हूँ भाई हमें भी तो उस स्तर पे लाइए। फसल हम महंगी ज्यादा बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि खरीदार बहुत कम है, लागत बहुत, हमारी लेबर खर्चा बहुत होता है, पैदावार उतनी होती नहीं। जो कुछ भी कोई ये कह रहा है कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती के बराबर पैदावार हो रही है, तो वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। 16 सालों में तो कभी नहीं कर पाए। हाँ, वो यूरिया बढ़ाते जा रहे हैं, 1 बोरी बीघा पड़ती थी, वो 2 बोरी बीघा डालने पड़े, 2 बोरी डीएपी डालने चले। हम कैसे उनके बराबर हर बार आ पाएंगे? आपके बहुत बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारे खर्चे इतने हैं कि हम, इसीलिए हमारा दायरा नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए हम छोटी जमात में हैं, अपनी छोटे ग्रुप में काम कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे सुझाव हैं और हमें ये आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जी जी आदरणीय राकेश जी, उत्पादन के बारे में जैसा आदरणीय हिमांशु जी और आपका संवाद हुआ है, थोड़ा सा और बताने का कष्ट करें। अभी आपने चना की खेती की और अभी भी आप जो है पूर्ण जैविक खेती कर रहे हैं, उसका उत्पादन भी आपने बढ़ाया है। शायद मैं चाहूंगा कि सदन को अवगत कराने का कष्ट करें राकेश गौर जी। जी दलहनी फसल में तो सर जैसे कि अच्छी समझ में आई, मेरे को पदार्थ बढ़ती समझ में आई दलहनी फसल पे। बाकी मक्का है, गेहूं है और धान में थोड़ी सी, मतलब इन 3 फसलों में दिक्कत आती है करने में, इनमें उत्पादन जरूर कम समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, दलहनी फसल में तो कोई दिक्कत ही नहीं, दलहनी फसल में तो हमने बढ़ाया भी, चना भी ज्यादा लिया, भी ज्यादा ली, लेकिन मक्का आधी रह गई है, गेहूं आधा रह गया है, गन्ना की पैदावार कम हो गई है। 1 दलीय फसलों में दिक्कत है, 2 दलीय फसलों में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जी ऐसे ही सब्जियों में भी है, जो बेल वाली सब्जियां उनमें तो दिक्कत नहीं रहती, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, ये बैगन है, कुछ फसलें सब्जियों में भी हैं, उनमें भी थोड़ी सी मतलब एक उत्पादन में कमी आती है। सर कुकुरबिट्स में नहीं आती है, आपकी लौकी, तरोई, कद्दू, इनमें तो उत्पादन में कम नहीं है।
नहीं लेकिन नहीं, ये बेल बेल वाली सब अच्छी होती हैं, बेल वाली में कोई दिक्कत नहीं होती। भी बहुत कम आता है, टमाटर बहुत कम आता है सर, रोग बहुत लग रहा है। जी बेल वाली तो चल जाती है, आपकी मैं बिल्कुल जी सहमत 100%। जी। जी जी सर। अब आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी सदन में उपस्थित हैं, अगर वो संवाद करना चाहें आदरणीय गंगवार साहब से तो सादर आमंत्रित है। डॉक्टर रोशनलाल जी, केवीके बालाघाट। सादर नमन। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी, आदरणीय हिमांशु जी ने बहुत गंभीर बातें कही हैं और निश्चित रूप से हम यथार्थ की बात करें तो जो अभी गौर साहब कह रहे थे, हिमांशु जी ने जो चीजें कही हैं वो निश्चित आदरणीय हिमांशु जी, मैं आप अनम्यूट कर ले, आप जब तक सुन रहे हैं तब तक म्यूट रखिएगा प्लीज। जी धन्यवाद। जी, तो जो हमारी दलहनी फसलें में है, निश्चित रूप से उत्पादन में कमी नहीं आती है नेचुरल फार्मिंग से। और जैसे ही हम जो हाई फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें इसके लिए और भी जो विकल्प हैं, मतलब मल्टीपल विकल्प जो हम कर सकते हैं, जैसे नेचुरल फार्मिंग में और ज़्यादा हम क्या इसको, जो हमारा जीवामृत है उसको बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, या कोई जैसे अभी वो उनने बोला था वेंकट रेड्डी साहब ने, ये जो उनकी वीआरटी टेक्निक है, तो उस पर उस तरह के कुछ चीजें, मतलब जो एक पत्थर वाले हमारे भाई साहब आए थे, उन्होंने जो बताया था कि पत्थर से वो करते हैं, तो क्या हम इन चीजों को भी इंटीग्रेशन करें। मतलब इनमें बहुत सारी जो तकनीक है, बहुत सारे तौर तरीके हैं। कल कुणप जल की बात की, तो हमको इनमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जो हमारे वृक्ष आयुर्वेद में चीजें बताई गई है, तो उन सब का इंटीग्रेशन अगर करें हम तो थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है। पर पूरा होगा मुझे भी थोड़ा सा संदेह लगता है, क्योंकि ये विषय, ये विज्ञान अभी थोड़ा सा जो वर्तमान समय है इसके लिए नया है और हमको और सीखना है और आगे बढ़ना है, ऐसा मेरा मानना है। जी ओम। जी सर, बहुत बढ़िया आपने कहा, आपने सच्चाई बताई। मुझे एक लगता जो मैंने अभी प्रयोग किया था, गोबर गैस स्लरी, जिसमें मैं गोबर गैस में अपने 1:10 का रेशो रखते हैं, 1 किलो गोबर और 10 किलो पानी। तो हमने लगभग 1 एकड़ में 10,000 लीटर गोबर गैस स्लरी डाली थी, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो आप ठीक कह रहे हैं, जीवामृत कैसे बढ़ाना है, जितना कितना बढ़ाना है, तो मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है कि 10 से 15,000 लीटर पर एकड़ अगर हम डाल रहे हैं तो थोड़ा तो सुधार आने की संभावना बढ़ जाती है और उत्पादन बढ़ता है। ये जो मेरा अनुभव है वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये हर किसान का डालना, 1 एकड़ में 15,000 लीटर तक डालना ही मुश्किल काम है। इसके लिए तो सुविधाएं चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि आपने। तो हम गोबर कह गैस रहे पे हैं आप कि जो 200 लीटर जीवामृत से हम खेती कर लेंगे वो थोड़ा सा कठिन लगता है, कहीं ना कहीं हमको और विकल्पों पर बात करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से, क्योंकि क्रॉप की जो खाद की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है और वो न्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं से हमको सप्लीमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि जमीन से निकल रहे हैं और जमीन जमीन के अलावा वायु नहीं प्राप्त होते हैं और दूसरे किसी सोर्स से नहीं, तो कहीं ना कहीं वो वापस आना चाहिए। वो तौर रोशनलाल तरीके। भैया आपका माइक बंद कर दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही। रोशनलाल भैया। हाँ जी जी जी, हिमांशु जी आप कंटिन्यू करिए। जी यही बात है। और दूसरा अभी सर कह रहे थे राकेश जी कि हाँ बेल वाली सब्जी, अगर बेल वाली सब्जी हम करते हैं तो फिर आगे वाली फसल के लिए हमें न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। ये मेरा भी अनुभव, जैसे हमारे यहाँ फूड ककड़ी, मैंने एक बार और भी चर्चा की थी, फूड ककड़ी बोलते हैं जिसे कचरी भी बोलते हैं, वो अभी हमारे यहाँ हरी खाद के तौर पे लगाते हैं और वो 2-2.5 महीने की फसल है और उसके बाद हम लोग आलू करते हैं तो बहुत अच्छा आलू होता है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग जो किसान है उनको बताना पड़ेगा। बेल वाली सब्जियां आप कोई भी कर लीजिए, आलू, कद्दू, तरोई, लौकी, इससे खेत अच्छा होता है। इसमें खेत में
न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है और ये आगे वाली फसलों को अच्छा काम करती है। ये काम हमें भी करने पड़ेंगे। और मैं तो बहुत सालों से मानने लगा था कि 200 लीटर पर एकड़ जीवामृत से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ दिन अपनी मन में रखी है व्यथा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा मुखर हो रहा हूँ कि नहीं, ये बताना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होगा। 2000 से लेकर 3000 लीटर पर बीघा हमें डालना पड़ेगा और साथ में कुछ ऐसी दलहनी फसलें पहले करनी पड़ेंगी कि आने वाली हमारी मुख्य फसल के लिए वो अच्छा काम है। तो ये धीरे धीरे प्रयोग हम सबको आपस में बताने पड़ेंगे, हमें जागरूक होना पड़ेगा। जी, बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे आदरणीय हिमांशु जी से संवाद करने का कष्ट करें। आप बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, रामकृष्ण रघुवंशी जी। सभी सदन को प्रणाम। और जैसा कि अभी सर ने कहा है कि कुछ फसलों में हम थोड़े उस वांछित उत्पादन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसमें कुछ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि बगैर करे कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ता है। मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा आपसे। इसमें बार बार डॉक्टर साहब यूपी से कई कई बार आए और उन्होंने कहा कि आप फेरोमोन ट्रैप है, लाइट ट्रैप है, ये जो प्राकृतिक तरीके से हम जो चीजों को कंट्रोल करके जो पेस्ट के अगेंस्ट लड़ाई है, या जो पौधों में जो कीड़े होते हैं, जो रस चूसक कीट होते हैं या बाकी अन्य तरीके से जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी 50% तक की लड़ाई हम लड़ सकते हैं। अब शेष बचती है 50%। इसमें 25% जो है ना प्लांट अपना खुद कर लेगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस सिस्टम क्रॉप में होता है। तो अगर आपने आधा उसका मेंटेन कर दिया इन जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है जैसे उन्होंने बताया, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब जब प्राकृतिक खेती तब तक संभव नहीं है, या तब तक वो आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे प्राकृतिक खेती में, जब तक आप एनिमल हस्बेंड्री, जब तक आप लाइव स्टॉक के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसका ही एक छोटा सा हिस्सा है। आपके कृषि आप कर रहे हैं और आपके पास अगर एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, पशुपालन नहीं है, या मान लो आपके पास जो जिस भी विधा में आप काम कर रहे हो, तो उससे संबंधित विधा में आपको एनिमल हस्बेंड्री में जाना ही पड़ेगा। पशु पक्षियों सबको साथ में लेके एक इकोसिस्टम, जिसको इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं हम लोग, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमें इसको लाइव स्टॉक के साथ में काम करना पड़ेगा। बस मैं यही चीज ऐड करना चाहता था। और बाकी जो भी किसान हैं, आप ये जो हम पेस्ट कंट्रोल के अंतर्गत बाकी सब चीजें करते हैं, लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, ग्लू स्टिक है, ये इनका उपयोग करते हैं, तो हमारी फसल की जो लड़ाई है वो 25% ही रह जाती। बाकी बाकी हम इसको 75% तक कवर कर रहे हैं। मैंने एक दिन अभी एक वीडियो भी डाला था, आज भी आपसे शेयर करूंगा, कि हमने जो लाइट ट्रैप लगाया तो उसमें 4 से 5 दिन में 2-2 किलो कीड़े स्टॉक हो गए। अब हम क्या करते हैं कि वो कीड़ों को हमारे यहाँ हम पक्षी पालन करते हैं, तो पक्षियों को और मछलियों को ले जाके डाल देते हैं, वो जो उसमें इकट्ठे होते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं ना, आम के आम गुठली के दाम, तो कुछ हद तक ये चीजें हम कर सकते हैं। और ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में हमें डालनी पड़ेंगी और एनिमल हस्बेंड्री पे काम करना पड़ेगा। हमें अगर जब प्राकृतिक खेती करनी है तो हमें पशुपालन भी करना पड़ेगा, और इन सब चीजों के साथ करेंगे तो बराबर अच्छे रिजल्ट आए हैं। और मैंने तो अभी जीरो बजट पे कल ही हमने हमारा पॉन्ड था उसके किनारे गुरुदेव गए थे भी विजिट करने, उनके समय पे ही हमने केला लगाया था। वो 1 साल में आज कल हमने हार्वेस्टिंग की, तो जीरो बजट में हमने ना कोई स्प्रे किया, ना कोई उसमें कोई ज्यादा है किया, तो हमने 44 kg का उत्पादन लिया। तो ये अगर आप उसको मार्केट रेट से कैलकुलेट करते हैं तो ये जाता है, बनाना का प्रोडक्शन था केले का, तो 20 रुपए किलो से भी पकड़ लेते हैं मंडी से, तो एक पेड़ आपका 900 साढ़े 900 रुपए का हो रहा है। अगर 40 रुपए मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो फिर आप और भी आगे पहुंच जाएगा। तो 1000 रुपए एक पेड़ से आपको साल भर में मिल रहे हैं, तो वो आपको क्या है, बस इंटीग्रेटेड सिस्टम स्थापित करना पड़ेगा। और कुछ वीडियो है, मैं आज ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप देखेंगे तो आपको उसमें पूरा उसका साक्षात्कार दिखेगा। जी ओम। सर, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। फेरोमोन ट्रैप मैं भूल गया बताना, हमारे लखनऊ के किसान वो 80% इस पे सफल हैं। और जो आपने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री, मेरे पास 36 गाय हैं। मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि 30 एकड़ से के लिए एक गाय सफिशिएंट नहीं, 1 एकड़ के लिए एक गाय होनी ही चाहिए। इस पे आपने बिल्कुल मेरी बात को आपने कह दिया। ये फेरोमोन ट्रैप और स्टिकी ट्रैप तो लानी ही पड़ेंगी, सरकार कर सकती थी इस पे,
यूपी डास 2000 से चला था, मैं उसका बहुत बड़ा कार्य मतलब सक्रिय सदस्य था, लेकिन नहीं अभी तक नहीं हम कर पाए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये जो रोल या तो रासायनिक दवाओं के दबाव में, रासायनिक कंपनियों वालों के दबाव में ये नहीं बढ़ पाया आगे। बहुत अच्छा है, मैं अभी लेके आया हूँ। मैं वो वर्मा जी का खेत, रमेश वर्मा जी है शायद नाम है, बाराबंकी के पास है, मैं उनका खेत देखे के आया था। 80% कीड़ा रोक रहे हैं, वो प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं लेकिन जहर नहीं डाल रहे हैं। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। और दूसरा सर, जो आप छोटा छोटा बता देते हो ना, जैसे 44 किलो का केला लिया, इसमें हमारे किसान फंस जाते हैं। वो 2 एकड़ में लगा देता है। फिर ये मैंने बहुत काम कर लिए हैं। ये एक दो पौधे 50 किलो का केला मैंने निकाल लिया। लेकिन जब हम एक आजीविका के स्तर पे जब हम बात करते हैं तो कुछ सुविधाएं हमें चाहिए सरकार की तरफ। गवर्नमेंट रैप हमारा आज तक नहीं, हमारे कृषि शिक्षा इकाई अभी तक हमें दिला पाया। तो लोग नाराज हो जाते हैं, सरकार का विरोध कर देता हूँ कभी कभी। आप क्यों नहीं दिलाया? ये तो 2000 यूपी में जब पाठक जी ने ये यूपी डास का कार्यक्रम शुरू किया था, तब से गवर्नमेंट रैप और इसकी ट्रैप की बात चल रही है। एक बार हमें दे भी गए थे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, बड़ा अच्छा काम किया। अब तो ऑनलाइन मिलने लगे हैं, अब कोई बात नहीं, धीरे धीरे, लेकिन पहले नहीं मिलते थे। तो ये सब काम हमें और आपका बिल्कुल इंटीग्रेशन में तो जाना पड़ेगा, लेकिन छोटा किसान नहीं जाता। हमारी तादाद है छोटे किसानों की जो 1 एकड़ वाले, 1 एकड़ वालों के लिए तो कुछ नया प्रयोग करने पड़ेंगे जो हम उन्हें बता सकते। वरना तो 10 एकड़ वाला बहुत कुछ कर सकता है, थोड़ा तालाब भी बना लेता है, गौपालन भी कर लेता है, गोबर गैस भी बना लेता है, स्टिक ट्रैक भी लगा लेगा। मैं हमेशा जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए कि भाई हमारा छोटा किसान कैसे थे, वहां तक हमें पहुंचनी है। लखनऊ में बड़े बड़े फार्म हाउस में IAS के देखता हूँ, बहुत अच्छा बना रहा, जाता हूँ बख्शी तालाब, घूमता रहता हूँ, तो वो अलग चीज है कि वो उनके पास 20 एकड़ है, उनके पास इफरात पैसा है, उन्होंने कुछ बनाया। हम छोटे किसानों का हमें मॉडल बनाना है, उस पर हमें, हम सबको, मेरी बात अन्यथा मत लीजिए कि हाँ क्या आपने अच्छा किया, मैं उसका विरोध करूँ। मैं भी कच्चा करता रहता हूँ, लेकिन मैंने बताना बंद कर दिया क्यों। वो छोटा किसान, मेरे हमारे यहाँ एक कटियार साहब हैं, मैंने बताया कि केला मैंने 45 किलो का लिया था, अब उन्होंने 2 एकड़ में लगा दिया। मेरे पास 10 पौधे थे, वही गोबर गैस के आसपास मैंने लगा दिए थे, बहुत अच्छे हुए। अब उन्होंने 2 एकड़ में लगा दिया बगैर बताए। अब मुझे रोज परेशान करते हैं कि ये इसकी ग्रोथ नहीं अच्छी हो रही है, आपका तो बहुत अच्छा था। समस्याएं ये आते हैं, इस पे भी हमें गौर करना है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बस ये कह रहा था कि आपने जैसे छोटे किसान का बोला, एक रकबा है मेरे पास जो अगर ऐसे जोड़ेंगे तो 5 एकड़ ही है। 5 एकड़ में जिसमें हमने भारत सरकार से सहायता लेके 2,20,000 का अनुदान लिया। वो और क्या है, आपको गवर्नमेंट के साथ कुछ ग्रांट जो मिलती है उनका भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। और केले की एक प्रवृत्ति है कि इसको मॉइस्चर ज्यादा चाहिए और पानी अच्छा हो, और आपका अगर 2 से अधिक कार्बन है तो ठीक है, वो अच्छे से बिहेव करता है। तो अभी एक नहीं है, ऐसे मेरे पास 300 पौधे हैं और जिनमें मैं कोई मेंटेनेंस नहीं करता। और उसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में मैं सिर्फ आपको एक ही बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ मंच के समय समक्ष, कि आप इंटीग्रेटेड में, अभी हम लोग क्या करते हैं, जब केला निकलता है तो ठीक है, कोई 20 का निकला, कोई 40 का निकला, कोई 50 का निकला, आप जो कह रहे हैं आपकी बात भी सही है, तो वो फल तो आपने अपने लिए उपयोग कर लेते हैं, और फिर बाकी जो शेष पौधे का हिस्सा बचता है, अवशेष, उसको हम क्या करते हैं, किसी की भोजन श्रृंखला में जोड़ देते हैं। अभी हम उसको क्या करते हैं, काट के मछलियों को खिला देते हैं। तो फिर क्या होता है कि इधर पे हमने फल हमने ले लिया, जो पशु पक्षी का हिस्सा था या जीव का हिस्सा था वो उसको दे दिया। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस इस तरीके से हम बना रहे हैं। तो आप कभी आएंगे विजिट करने? गुरुदेव आए हुए हैं, सदन के बहुत सारे करीब करीब 20-25 सदस्य मेरे फार्म हाउस को विजिट किया है उन्होंने। तो उसमें जो बाउंड्री का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे उत्पादन, तो आराम से आधा एकड़ के उससे अपन 1.5 लाख का केला आराम से निकल जाता है। तो वो आप, मैं शेयर करूंगा कुछ फोटोग्राफ्स आपको, जिस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोई भी एक नई शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, तो छोटे मोटे प्रयोग करते रहें तो उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अब 5 एकड़ में हमारे पास 2000 अमरूद है और 500 केला है, 2000 मोरिंगा है, 200 आम है, 200 नारियल है। तो ऐसे हमने उसको डिवाइड करके रखा है। और हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ फल चलता ही रहता है। तो इस तरीके से क्या है, किसान के पास रेवेन्यू का सोर्स निरंतर बना रहे, उसको आप ऐसे डिजाइन करेंगे वो इंटीग्रेटेड सिस्टम कंप्लीट होगा। तो बस मैं इतना ही ऐड करना चाहता था कि वो छोटा किसान भी कर सकता है, लेकिन वो सिस्टम से होगा ना, उस वहाँ की टोपोग्राफी को देख के तब अच्छे रिजल्ट आएंगे।
वो ये हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते ना, मतलब बहुत लेक्चर सुनते हैं, मैं जितनी भी कार्यशालाएं हम आयोजित करके सुन के आके बहुत सारे नोट्स बना लेते हैं ऐसा वैसा, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का नंबर आता है, जब धरातल पे उतारने का काम आता है, तो उसमें से हमारे किसान भाई 10% भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। बस सिर्फ मुझे ये कमी मेरे हिसाब से दिखाई देती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो इसमें बस हमें यह एक्जीक्यूट करने का विषय है। जी ओम। बस जी आप 1 एकड़ के किसान के लिए एक अच्छा सा मॉडल बनाएं, वो जो मैं नहीं बना पाया। आपने अच्छा कार्य किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि 1 एकड़ के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सभी जो भी ट्रेनिंग में आते हैं, जो भी करते हैं, वो 1 एकड़ आधा एकड़ के वाले होते हैं, उनके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है। यह मेरा अनुरोध आपसे है। जी बिल्कुल जरूर डॉक्टर साहब, आदरणीय आपका स्वागत है। 1 एकड़ में मॉडल बना हुआ, आप विजिट करिएगा आके। कहाँ पे सर? आप सिवनी मालवा आएंगे, सिवनी मालवा किलोमीटर, वहाँ से 12 से 15 किलोमीटर जगह है, तो आप आएंगे, आप मुझे रिंग करेंगे तो मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा, और साइट विजिट करा के और सारा कैलकुलेशन आप अपन वहाँ से आपको लाइव दिखाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं सर, मैं नंबर ले लूंगा आपका रंजना जी से, और मैं बिल्कुल आऊंगा। जी 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 जी। समस्या हमारे छोटे किसानों की, बड़े किसान तो बहुत कुछ कर ले रहे हैं। हाँ, बड़ा तो कर धन्यवाद क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो है, छोटे किसान के पास अर्थ नहीं, तो बगैर अर्थव्यवस्था के हम तो जीरो बजट पे बात करते हैं ना, कि अभी हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसमें भी चमत्कार किए जा सकते हैं, या उस जिस शिद्दत से हम करते हैं ना, तो फिर वो सृष्टि में ऐसे लोग जुड़ते चले जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसमें, आकर्षण का सिद्धांत। अगर आप डूब के 24 घंटे किसी का मंथन मनन करते हैं, हम कहते हैं ना कभी कभी हमको हिचकी चलती है, तो ना कोई ना कोई हमारी याद कर रहा होगा, या ये जो नेचर के लॉ बने हैं, तो ये जब आप शिद्दत से 24 घंटे उसमें डूब के काम करेंगे, तो ये ऐसे ही आपके पास और निश्चित ही इन समस्याओं से हमको मुक्ति मिलेगी। सर मेरा अनुरोध एक, आपको जीरो बजट मत बोलिए, बहुत किसानों का नुकसान हो चुका है, और पालेकर जी ने भी इसको बंद कर दिया। इस संसार में जीरो बजट कुछ नहीं है। नहीं, जीरो बजट तो कुछ नहीं होता है, मतलब जीरो बजट इन द सेंस कि हमें सर मार्केट नहीं जाना, जो हमारे पास सीमित संसाधन है, जो सीमित संसाधन है उन्हीं का उपयोग करना तो पड़ेगी। होगा सर कि आप मुंह खोलो, आप मुंह के आपके मुंह में आके गिर जाएगी, उसके लिए भी आपको मुंह खोलना पड़ेगा, उसके लिए आके खड़ा होना पड़ेगा, तो ये तो सब करना पड़ता है सर। वो आप लोगों ने सब के, इसलिए वो जी, तो वो जामुन नहीं गिरेगी सर मुंह में, वो तो आपको पसीना तो बहाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल व्यवस्था ही जीरो बजट है। आपने मेरी बात कह दी, इसलिए हमें सीमित संसाधनों में, हमें छोटे किसानों के लिए, सर आपने प्रयोग किया है, मैं अपने एफपीओ के 50 किसान लेके आऊंगा, क्योंकि मैं तो ढूंढता रहता हूँ कि मुझे ऐसे मिले जो छोटे किसानों के लिए काम करें। मेरे पास 20 एकड़ है, लोग कहते हैं कि तुम तो अपना बड़े किसान हो, कुछ भी कर लोगे। तो मेरे क्या होगा, जो मैं लोगों से अपनी समस्याएं कहता रहता हूँ, छोटे किसानों के लिए। नहीं बिल्कुल सर, आइए, और छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छे प्रकल्प हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मिलके बहुत कुछ अच्छा करेंगे, कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, कुछ हम आपसे टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, कुछ आपका ज्ञान लेंगे, और निश्चित इस दिशा में एक आप और हम एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों को ही तलाश रहा हूँ कि जो लोग शिद्दत से काम करने वाले हों। सिर्फ मुझे उन लोगों की आवश्यकता है कि जो शिद्दत से जो कहा गया है उसका मतलब 10% तो इम्प्लीमेंट करें, तो उनको दिखने लगेगा फायदा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो एनिमल हस्बेंड्री पे कुछ लोग मेरे साथ 200 चीजें से 100 मतलब आप ये समझ लीजिए 100 स्क्वायर फीट से जो शुरू हुए थे, वो लोग भी हैं मेरे साथ, जिनके पास 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट है, और वो वहां से उन्होंने काम शुरू किया और आज अच्छा कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी मैं भेंट होगी अपनी सर। बहुत बहुत बढ़िया लगा, इस मंच के माध्यम से आपसे मुलाकात हुई मुझे मेरी, और छोटे किसानों के लिए मैं ढूंढता रहता जी, बिल्कुल बहुत सुंदर। सर आप जो यज्ञ कर रहे हैं, ये छोटे किसानों के लिए ढूंढना, ये आजकल क्या है कि सब हमारी स्वार्थपरता इतनी हो गई है हर एक व्यक्ति में। आज डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, आज मैंने सुबह ही देखा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी घोषणा की कि रास्ते में कोई भी यदि एक्सीडेंट होगा
और कोई भी व्यक्ति उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो उसे 10,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये घोषणा, क्योंकि लोग, मैंने देखा जब भी दुर्घटना होती है तो वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको मतलब इस ढंग से उन्होंने किया। तो इस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं ये भी उसी तरीके का काम है कि आप छोटे किसान के लिए इतना सोच रहे हैं, अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से जो ये समय दे रहे हैं ना सर, ये आप यज्ञ से कम नहीं कर रहे हैं। मैं आपके को साधुवाद देता हूँ, और आप जैसे कुछ लोगों को और भी भगत सिंह बनना पड़ेगा। इसके लिए सर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका जी भी बहुत बहुत जी, अब हमारे पास हैंड रेज है और उनको हम सब हैंड रेज लेना है। 8 बजे के तक समय है। अब मैं रमेश चंद मेहरा जी, सीधा सवाल। तो सर, जैसे विकल्प की जब बात आई थी कि हमको क्या अपनाना चाहिए, तो हम नर्मदापुरम में सर कुछ कर रहे हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बेसियाना है, वर्टिसिलियम है, इसको स्वयं बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है क्या सर? सर मैं कर रहा हूँ, लेकिन बेवेरिया के साथ ये है कि गर्मियों में ये काम नहीं आता। ये आपका फरवरी मार्च में अच्छा काम करता है और उसके बाद ये बरसात आने पे काम करते हैं अच्छे। तो ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं तो बताता हूँ लोगों को, ट्राइकोडर्मा, बेवेरिया, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और करना चाहिए। और बाकी फोरोमैन ट्रैप तो मैं, एक रमेश वर्मा जी हैं बाराबंकी में देख के आया था, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। 80% उन्होंने कीड़े रोके, बाकी 20-25% हम लोग बेवेरिया और इन सबसे, वर्टिसिलियम, इन सबसे रोक सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा काम कर रहा है, फंगस के लिए लाजवाब काम करता है। फंगस की कोई समस्या नहीं, समस्या कीड़े। जी सर। जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर जी। धन्यवाद मुंडा जी। मैं इस सदन को सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ कि जो अभी चर्चा हुई कि छोटे किसानों के लिए काम होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है और यही प्राथमिकता है इस मंच की भी। तो सब लोग जो पशुपालन वगैरह कर नहीं सकते, एक नई जानकारी मैं देता हूँ कि बायोप्रोम प्रोडक्शन, इसका एक प्रयास चल रहा है हमारे वर्धा जिले में। कल ही मेरी बात हुई, 7 करोड़ का प्लांट बनता है, कुछ जर्मन टेक्नोलॉजी है, कुछ इंडियन टेक्नोलॉजी, ऐसा मिक्स करके। तो जिसमें गोबर जो है वो गोबर किसानों से 2 रुपया 3 रुपए किलो के हिसाब से परचेज किया जाएगा, क्योंकि और वहां पे उसका स्लरी में प्रोडक्शन बनेगा और स्लरी के साथ में सुपर फास्फेट डाल के उसके ग्रैन्यूल्स बनेंगे और जो बायोप्रोम करके बनेगा और उसकी कीमत लगभग डीएपी के आधे से भी कम होगी, ऐसा मुझे कल ही बोला गया है। तो इस तरह के अगर कुछ प्रयास किए गए निश्चित रूप से, तो जो हमारे मुख्य अतिथि जी बोल रहे थे कि भाई 200 लीटर में कुछ नहीं होता, तो इसके कुछ ऐसे अल्टरनेटिव यदि हम बनने जो जा रहे हैं बायोप्रोम जैसे, तो निश्चित रूप से फिर पशु कम भी हो या नहीं भी हो तो भी प्रोडक्शन बढ़ाने में छोटे किसानों की हम मदद कर सकेंगे। यही जानकारी मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये प्रयोग चलते रहने चाहिए। जी, बहुत सुंदर है और इसमें किसानों का भला होगा, उनकी गाय का गोबर बिकेगा और इधर जो है ये अपन ये अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो गंगवार जी। जी सर। अरे वो दिनेश वर्मा हैं जिनके यहाँ गए थे आप। अच्छा, हाँ दिनेश। हाँ ठीक। अच्छा, विनय जी हैं। अच्छा जी, आदरणीय शशिकांत तिवारी जी। हेलो, सदन को प्रणाम। मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ कुछ किसान जैव रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसको 200 लीटर हर 7 दिन में वो तैयार हो जाता है और उसको बार बार यूज करना है। जब तक मतलब फसल में 3-4 बार यूज कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके। उसमें कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। उसमें अपने को 10 किलो गोबर लेना है, 10 लीटर गोमूत्र लेना है, 200 लीटर पानी में पीपल बरगद के पेड़ की मिट्टी
नीचे की मिट्टी ले लेना है 100 ग्राम और 2 किलो गुड़ ले लेना। अगर है अपने पास देसी गाय का तो 1 लीटर छाछ ले लेना है। इसको मिला के पर डे क्लॉकवाइज उसको घुमाना है दिन में 1 बार, और जब तैयार हो जाए 7 दिन बाद तो उसको सिंचाई पानी के साथ डाल देना है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। इससे सारे न्यूट्रिएंट की पूर्ति भी हो जाती है। तो ये छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके यहाँ 1 गाय है, 1-2 गाय, 1 एकड़ वाले जो किसान हैं। अच्छे परिणाम आएँगे तो इसमें अपने को अलग से कुछ खरीदने की, केवल गुड़ भर खरीदने की ज़रूरत है बस। बाकी सब अपने पास उपलब्ध है। तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं किसान। इसमें थोड़ा-सा ये है कि शुरू में हरी खाद अगर एक बार ले लें 3-3 साल में, तो बहुत अच्छे परिणाम आएँगे। और आ भी रहे हैं यहाँ। जी, बहुत सुंदर तिवारी जी, सही आपने बात कही है, इसका प्रयोग करना चाहिए। आदरणीय अनिल राय जी। जी, ओम सदन को प्रणाम। मैं जो रामकृष्ण जी बोल रहे थे वो तो बहुत अच्छा है। हिमांशु जी भी बोल रहे थे कि जो छोटे किसान हैं उनकी बिना सहायता के वो विकास नहीं कर सकते। जैसा कि अब जिसके पास अर्थ नहीं है तो उससे 5 लोग बात करने वाले नहीं मिलते। तो जो छोटा किसान है, कहीं जाइए किसी जिला पर, ब्लॉक पर और कमिश्नरी में, तो वहाँ जल्दी कोई सुनने वाला नहीं। जिसके पास अप्रोच है, जैसे 1000 एकड़ उनके पास है राम कृष्ण जी के पास, तो उनकी तो 50 लोग सोचेंगे सब्सिडी भी मिल जाएगी। हमको तो कहीं नहीं मिल सकती सब्सिडी। तो छोटे समूह के जो किसान हैं उनको, जो बड़े थोड़े से बड़े हैं, उनका सहायता जब मिलेगा तभी हम उचित प्रकार से अपना विकास कर सकते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जी ओम। जी, आदरणीय अनिल राय जी, धन्यवाद आपका। आदरणीय पुष्पा नोटियाल जी, बहन जी, सादर आमंत्रित। आपका हैंड रेज था आदरणीय पुष्पा बहन जी, अगर आपका कोई सवाल हो। चलिए, अब मैं सदन के अंत में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पवन कुमार जी को कि वो आए और हम सबका आज के युवा कार्यक्रम के बारे संपन्न करने के पूर्व अपना कमेंट्स प्रदान करें। नमस्कार। हिमांशु जी, आप म्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो आवाज कुछ नेटवर्क में कुछ समस्या है। आपका अभिनंदन, आपका पुनः स्वागत इस मंच पर। और बहुत उपयोगी आज मुझे लगता है कि चर्चा हुई है। और जो आपने 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण आज के चर्चा में निकल के आई हैं, उनको मैं फिर से दोहराता हूँ क्योंकि इस चीज पर हमें और काम करना है। पहला है छोटे किसानों का के लिए मॉडल जो कि कुछ बने हुए हैं और उसमें सुधार होना है हर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। अभी आप जहाँ जाएंगे वो तो नर्मदापुरम का वाला एरिया होगा, लेकिन यूपी के लिए तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर आपका जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो यहीं के किसानों ने अपना मॉडल तैयार करना पड़ेगा। तो एक तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा एक विषय है जिस पर और अगर हम ढूंढना शुरू करते हैं तो हमें जरूर किसान मिलेंगे जो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सामूहिकता नहीं होने की वजह से वो उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है, जैसा कि आपने भी बताया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सामूहिकता है इसको हम इंटीग्रेशन भी मान लें, इसको हम प्रकृति के साथ जो बाकी चीजें जोड़ने की बात है उसको भी करें। तो ये इंटीग्रेशन दूसरा शब्द है जिस पर हमें काम करना है, जिसमें ये समझना है कि कौन सी चीजों को किसके साथ किसको इंटीग्रेट होना है, आदमी को कैसे इंटीग्रेट होना है, प्रकृति को कैसे इंटीग्रेट होना है, सिस्टम्स को कैसे इंटीग्रेट होना है, और हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्या योग्यता और उनके क्या कम से कम उनको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, योग्यता के अलावा उनके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। वर्तमान स्थिति में जैसा एफपीओ के बारे में हमने चर्चा की है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनके अंदर क्या स्किल होने चाहिए और उनको स्किल को हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे, इसके बारे में भी स्पष्टता होनी चाहिए। केवल एफपीओ बनाना ही उपयोगी नहीं है, उसके चलाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, चाहे उसमें कर्मचारी हैं, सीईओ हैं, अकाउंटेंट हैं,
उनकी कुछ न कुछ योग्यता, उनकी कुछ न कुछ कार्य निश्चित होना चाहिए और उसी के आधार पर उनका चयन होना चाहिए। क्योंकि जब तक कि ये सिस्टम्स आपके नहीं बनेंगे तब तक कि वो एफपीओ अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा और हमेशा एक असंतोष की स्थिति रहेगी कि एफपीओ काम नहीं कर रहा है। तो जब चलाने वाले की ही ना योग्यता है, ना उसके अंदर स्किल है, तो कैसे चलेगा? और न ही फिर लास्ट में उसका एटीट्यूड, एटीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट। तो जब भी व्यक्तियों को आप चुनाव करेंगे, जब भी चुनाव किया जाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जब रखा जाए, तभी वो चीज़ सफल होगी। तो ये ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आज हमने बातचीत की हैं और एफपीओ को चलाने के लिए हाँ, ये प्रत्येक बुधवार को हम केवल एफपीओ के माध्यम से चर्चा करने पर विचार कर रहे हैं। ये प्रत्येक बुधवार को हम केवल एफपीओ को ही केंद्र बिंदु मानते हुए अपनी चर्चा करें और एफपीओ के होने वाले जो अच्छे अनुभव हैं या जो सफलताएं हैं या जो भी और चीजें निकल के आ रही हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करें। उसके साथ हम बाकी चीजों को इंटीग्रेट जरूर कर लें, जैसा आज हमने इंटीग्रेट करने का प्रयास किया। केवल हमने एफपीओ के बारे में बातचीत नहीं की, हमने बाकी और चीजों को इंटीग्रेशन करने की बात की। तो एफपीओ के माध्यम से हम इंटीग्रेट करें हर एक बुधवार को। दूसरा जो विषय है वो ये था कि हम पिवेरिया और ट्राइकोडर्मा बनाने की उसकी कक्षा का प्रत्येक शनिवार को इसी कक्षा में 6:45 बजे से फिर से उसमें चर्चा हो रही है। लगभग 8 सत्र उसके पूर्ण हो गए हैं। डॉक्टर चौहान महाराष्ट्र से उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारे किसान को करा रहे हैं। तो आपके भी अगर किसान इस चीज में इच्छुक हों और अपना मॉडल बनाना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं, लेकिन केवल इच्छुक किसान ही जुड़े। भीड़ हमें नहीं जुटानी है, भीड़ जुटाना इस मकसद नहीं है, क्वालिटी पर काम करना इस मंच का मकसद है। तो इस तरह से हम प्रत्येक दिन को फिक्स कर रहे हैं और कल का जो दिवस है वो भी एक महत्वपूर्ण रूप से इंटीग्रेट हुआ है। वो ये है कि हम अपने भारतीय संस्कृति परंपरा, हमारे अतीत के अनुभव, उस पर सीखने के ऊपर हमारा व्याख्यान चल रहा है। लगभग 2 महीने से वो भी चल रहा है। तो प्रत्येक थर्सडे को, बृहस्पतिवार को हम इस विषय से योगाहार को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और अंतिम जो चीज मैंने आपको साथ शेयर करनी है वो ये है कि गौपालन के ऊपर अभी कुछ दिन बहुत चर्चा हुई है। उसका एक स्टेटस पेपर बनाया गया है, सुझावों के साथ, समस्याओं के साथ, समाधान के साथ। तो वो पेपर भी मैं अनुरोध करूंगा रंजना जी को, मुन्नीलाल जी को, आपको भेज दें। 2 पार्ट हैं उसके, 2 पीडीएफ है। आप उसको पढ़िएगा, उस पर चिंतन करिएगा और अपने स्तर से अगर आप अपने जनप्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्री, जिस भी स्तर पर उसके सुझाव उचित लगते हैं तो उनको अपने स्तर से प्रेषित करिएगा, अपने नाम से प्रेषित करिएगा। हमने योगाहार के हर एक सदस्य को छूट दी है कि वो अपने स्तर से काम करने के लिए शुरुआत करें, जिससे पॉलिसी लेवल पर हम अपने विचारों का इंटीग्रेशन करने की बात कर सकें। तो ये गौपालन और पशुपालन के ऊपर जो सुझाव है उस पर आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए तो कृपया जरूर बताइएगा, तो उनको भी हम इसमें सम्मिलित कर लेंगे। तो इस तरह से ये पॉलिसी पेपर बने हुए हैं, क्योंकि हम केवल ज्ञापन देंगे, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी देंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें हमने नयापन किया है। नयापन ये किया है कि इसमें हमने असफल किसानों के नाम, के फोन नंबर और उसके बारे में संक्षेप में उनकी एक जानकारी भी दी है। तो यह है कि पॉलिसी नीति निर्माता को तो हमने कह दिया जी समस्या है, उसका समाधान ये है, लेकिन कौन कर रहा है, हम मानना यह है कि उन लोगों को सम्मिलित करते हुए, उनको भी ऐसी नीति निर्धारक मीटिंग में बुलाते हुए, उनको विचार लेते हुए, उनके वहां पर विजिट करते हुए अगर आप नीति निर्माण करेंगे तो वो सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से भी प्रयास जारी है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेट हम करने का प्रयास करें, विचारों को इंटीग्रेट करें, फिर लोगों को इंटीग्रेट करें, फिर भूमि को इंटीग्रेट करें, फिर संगठनों को इंटीग्रेट करें, फिर कंज्यूमर के साथ इंटीग्रेशन करें। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन करते हुए कई सारी चीजों को जब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे तब ये ताना बाना हम बना पाएंगे। नहीं तो ताना बाना अभी ढीला है, या ताना बाना बना ही नहीं। ताना बाना कुछ ही चीजों पर केंद्रित हो गया है। तो वो ताना बाना को आपको और समग्र बनाना है, उसको, उसकी सोच जो है विशाल होनी है और उसमें सबके लिए सबका हित निहित रहे, ऐसी सोच के साथ ये इंटीग्रेशन हमारा होता है। मैं इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका मंच पर आने के लिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। नमस्कार। सभी को नमस्कार। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय जी रामकृष्ण रघुवंशी जी। क्या
सर मैं बस ये निवेदन कर रहा था पवन सर से कि एक दिन आईएफएस मॉडल जो है उस पर चर्चा जरूर रखी जाए, केवल आईएफएस मॉडल, क्योंकि उसकी नर्सरी से ही काम चालू करना होता है। तो करीब करीब वो 2 दिन का है उसका, तो 2 दिन में हम जो प्राथमिक तौर पे, जैसे हम कह रहे थे, सीमित संसाधन जो घर में उपलब्ध है वहां से शुरुआत कैसे की जाए, एबीसीडी से सिखाना पड़ेगा हमें, हमारे फार्मर को, कि जिन लोगों ने जो कर रहे हैं, जो उनके अनुभव हैं, तो उनके साथ एबीसीडी से, अभी जैसे पशुपालन पक्षी पालन की बात है, तो इसके लिए ना वो 2 दिन का आईएफएस मॉडल का एक सिलेबस वो जरूर रखें सर। रामकृष्ण रघुवंशी जी, आप इसमें पहल करिएगा, आप इससे लोगों को चिन्हित करिएगा, और मैं प्रपोज करता हूं कि आने वाले सोमवार और मंगलवार को इस चीज पर हम चर्चा कर लें। तो उसमें आपके साथ बातचीत करते हुए और भी जो संसाधन व्यक्ति हैं उनको भी चिन्हित करिएगा, और हम इसके ऊपर ही 2 दिन पर विषय बात अपनी कर सकते हैं। बिल्कुल जी सर, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम का समापन करने के लिए मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ, आए। और कई हमारे नए सदस्य भी इसमें दिख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और वो प्रतिदिन जुड़े, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। और अन्य लोगों को भी जोड़े। रंजना जी आए और हमारे आज के एक शिक्षक और चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता जी और उपस्थित सदस्यों का आभार ज्ञापित करें। जी धन्यवाद। और आज का योग सत्र बहुत ही सुंदर रहा। जो प्रणाली मराठे जी देवगढ़ जिला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से ली उन्होंने, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उसी के साथ हमारे एफपीओ पर आज आदरणीय हिमांशु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया, और सदन में संवाद, चर्चा और तो बढ़िया हुआ। मैं आदरणीय हिमांशु भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और आज हमारे साथ सुबह 5:30 से जुड़े हुए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय ब्रिज गोपाल सिंह जी, आदरणीय डी शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय रोशन लाल राउत जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर, आदरणीय गणपत लाल जी, आदरणीय हिमांशु जी हमारे मुख्य वक्ता, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय मयंक जी, आदरणीय मिथिलेश बहन जी, आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आदरणीय पीएफएसपी से हमारे प्रभारी आदरणीय प्रणाली मराठे जी, योग शिक्षिका प्रतीक गुलांडे जी, पुण्यकाम समर्थ जी, पुष्पा जी, आदरणीय राजेश्री कुशवाहा जी, आदरणीय राकेश जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शिव जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय बहन प्रभा थपलियाल जी, आप सभी का, जो नए सदस्य जुड़ते हैं उन सभी का भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और यहीं पर हम विराम देंगे। कल सुबह फिर से योगाहार कार्यक्रम में सुबह 5:30 बजे मिलेंगे। तब तक सबको नमस्कार। जी ओम, धन्यवाद।